तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपीजी वाला पे। मेरा नाम है योगेश लहानकर। आपके सामने फिर से एक बार एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके मैं आया हूं और इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग ये देखने वाले हैं कि एनटीए ने जो पब्लिक नोटिस जारी किया है कल यानी 14 तारीख को, 14 जून 2026 को, उसके हिसाब से उनकी तरफ से क्या आंसर्स आ रहे हैं, क्या ट्रांसपेरेंसी इस्टेब्लिश हुई है या नहीं। देखिए, टू कट आउट ऑल द नॉइस that is there surrounding this second examination, let me tell you, ये जो पब्लिक नोटिस है काफी अच्छे तरीके से सारा का सारा जो नॉइस है वो कट कर रही है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे बहुत हद तक इस्टेब्लिश हो चुकी है। सबसे पहले इस पब्लिक नोटिस को जारी करने के लिए और कम से कम बैकलैश के बाद जल्द से जल्द इस पब्लिक नोटिस को जारी करने के लिए एनटीए का मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पब्लिक नोटिस ये आई है। मैं शुरुआत में ही बता दूं कि देखो बच्चों, जो बड़े बड़े क्लेम्स थे कि स्कैम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम केवल उत्तरों की मांग कर रहे थे, उत्तर हमें मिले हैं। तो ये क्या उत्तर है, और चलिए फिर से एक बार हम लोग देखते हैं कि इस पब्लिक नोटिस के जरिए जो उत्तर प्रोवाइड करे गए हैं एनटीए के द्वारा सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए, क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। ठीक है, टू सेव यू ऑल सम टाइम, लेट मी जस्ट टेल यू कि हाँ, एक्सेप्टेबल तो है ये आंसर्स। ट्रांसपेरेंसी यहां पे इस्टेब्लिश की गई है। किस प्रकार से, आइए चलिए देखते हैं अगले 9 से 10 मिनट में। ठीक है, पूरा का पूरा ये पब्लिक नोटिस जो है वो हम लोग खंगालेंगे, देखेंगे कि एनटीए का क्या मानना है, क्या बोला है। सबसे पहले 14 तारीख को यानी ये रविवार को आई हुई नोटिस है। ठीक है, शाम को उन्होंने अपलोड कर दी थी एनटीए के हमारे सीयूईटी पीजी के वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो एनटीए ने सबसे पहले ये माना है कि भाई सोशल मीडिया और ईमेल्स के जरिए उनको बहुत सारे कंसर्न्स जो हैं वो आए थे बच्चों की तरफ से और बाकी सारे स्टेक होल्डर्स की तरफ से कि 2 बार एग्जाम क्यों हुआ है। दूसरा, उन्होंने बोला कि भाई साहब, बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं था कि ये एग्जाम हुआ कैसे है, कौन से मोड में हुआ है, क्या ये पेन पेपर एग्जाम था या सीबीटी था। क्लियरली यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। जो मेन एग्जामिनेशन देने वाले बच्चों ने जिस प्रकार का एग्जाम दिया था, उसी प्रकार का एग्जाम री एग्जाम देने वाले बच्चों ने 29 और 30 तारीख को दिया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आगे, एनटीए कंडक्टेड स्पेशल रीशेड्यूल्ड एग्जामिनेशन एज अ वेलफेयर मेजर। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, वेलफेयर मेजर बोला है इसको, और ये सही भी है। जैसे मैंने तब भी बोला था कि ये एक्सेप्टेबल है। अगर कुछ बच्चों को उनके हाथ में जो कारण नहीं है, उन कारणों की वजह से एग्जाम से अगर वंचित रखा गया हो, कि भाई साहब तुरा का जो ये है मेघालय में एग्जामिनेशन सेंटर, वहां पे अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी है कि वहां पे जाके कोई एग्जाम नहीं दे सकता, उसमें बच्चों की क्या गलती है। या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो एग्जामिनेशन सेंटर्स थे, वहां पे अगर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए, तो उसमें बच्चों की क्या गलती है। उनको एज अ वेलफेयर मेजर ये जो दूसरी बार एग्जाम देने के लिए मतलब एक मौका प्रदान किया गया एनटीए की तरफ से, हम उसका स्वागत ही करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने तब भी कहा था, अब भी कहूंगा कि अगर सारे स्टेक होल्डर्स को एक पब्लिक नोटिस के जरिए बताते हुए अगर ये सेकेंड बार एग्जाम शेड्यूल करवाया होता तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन खैर, वेलफेयर मेजर के तहत इनको दूसरी बार मौका दिया गया है, बहुत ही अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कुल मिला के यहाँ पे नंबर्स भी दिए गए हैं कि तुरा मेघालय में 534 और ओवरसीज सेंटर्स के ऊपर 31 कैंडिडेट्स की एग्जाम चूक गई थी, और उसी की वजह से उन्होंने फिर से एक बार यहाँ पे एग्जाम करवाई है 29 एंड 30 मार्च को। ठीक है, एक बात जो इन्होंने यहाँ पे फिर से एक बार दोहराई है वो ये है कि क्यों नॉर्मलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ पे क्लियर कारण बताया है कि भाई देखो, नॉर्मलाइजेशन इज ऑर्डिनरली कंसिडर्ड वेयर स्टैटिस्टिकली कंपेरेबल कैंडिडेट ग्रुप्स आर अवेलेबल, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो सही है। और ये जब मैंने पिछली बार इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे कंट्रोवर्सी के ऊपर सेशन बना था, तब भी बोला था कि चलो ये मान लिया कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन करने के लिए इनफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है नहीं। ठीक है, जहाँ पे 13,600 के करीब बच्चों ने हिस्ट्री का एग्जाम दिया था, वहीं पे अब हम लोग देखेंगे कि 50 से लेके 100 के बीच में यह आंकड़ा है हिस्ट्री के बच्चों का। तो ऐसे में हर एक सब्जेक्ट में यही हाल है। हजारों बच्चों ने मेन एग्जाम दिया था, लेकिन जो री एग्जामिनेशन दिया है कुल मिला के 1000 बच्चे भी नहीं है ना। 565 का आंकड़ा दिया गया था, आप देख सकते हैं 534 प्लस 31 है ना। तो बहुत ही कम बच्चे हैं 565। तो इसकी वजह से हमने नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है। ठीक है, ये उन्होंने कहा है, जो कि एकदम मानने लायक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें बच्चों। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे लिखा है statistical comparison between a very small rescheduled group and the much larger original candidate population would not yield meaningful or scientifically reliable outcomes। ये साइंटिफिकली रिलायबल आउटकम नहीं होगा अगर एक बहुत छोटा ग्रुप जिनका री एग्जामिनेशन उनके
हाथ में ना होने के कारण की वजह से करवाना पड़ा है, उनका अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे एक मच लार्जर डेटा के साथ, एक मच लार्जर पॉपुलेशन के साथ, तो ये बिल्कुल भी साइंटिफिक रिजल्ट्स हमें नहीं देगा जो कि हम लोग मानते हैं। तो यहां तक तो पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी है। आगे देखिए, द क्वेश्चन पेपर्स ये रीस्केड्यूल एग्जामिनेशन के हैं, दे वर प्रिपेयर्ड इन एडवांस, जो कि एक एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की ये होती है, पूरा का पूरा क्या होता है, डिजाइन प्रोसेस होता है, ऐसा उन्होंने कहा है, जो कि बिल्कुल सही है। ये भी बात हम 100% मानने लायक होती है। देखिए, एग्जाम के पहले हर एक सब्जेक्ट के ऊपर जहां पे एग्जाम हो रहा है, लगभग 50 से ज्यादा सब्जेक्ट है आपके सीयूटी पीजी में, तो यहाँ पे एक मेन एग्जामिनेशन का आपका पेपर होता है, उसके अलावा भी कुछ पेपर और बना के रखे जाते हैं इसी प्रकार की किसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए। तो जी हाँ, इन्होंने पेपर तो बना के रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे एक दूसरी चीज जो है, पहले एक चीज जो मैंने कही कि हाँ भाई वो नहीं होना चाहिए था, जो हुआ है वो है ये है कि भाई जो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको ना बताते हुए, पब्लिक नोटिस ना जारी करते हुए ये एग्जाम हुए थे। ये पहली चीज जो मेरे ख्याल से एनटीए अब समझ चुका है कि अगली बार से अगर कुछ ऐसा होता है तो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स को पब्लिक नोटिस के जरिए कम से कम एक ये बताना जरूरी है, मतलब स्टेक होल्डर्स को बताना जरूरी कि हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं, है ना। बैकलैश आने के बाद करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जैसे आपकी बार हुआ है। और दूसरी चीज यहां पे ये बोला जा रहा है कि भाई देखो, एग्जामिनेशन का जो लेवल था वो एक्चुअली सिमिलर था टू द मेन एग्जामिनेशन। ये मैं एक्चुअली में पर्सनल लेवल पे ये मैं नहीं मानता हूं। अब देखिए, बच्चों के स्कोर अलग कहानी बता रहे हैं, ठीक है। जब मैं आपके सामने स्कोर्स रखूंगा आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्कोर्स जो हैं एक्चुअली में जो 13 तारीख को जो मेन एग्जाम हुई थी वहां पे बहुत ज्यादा है बच्चों ने स्कोर करा हुआ, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा थी, 13,600 बच्चों ने एग्जाम दिया है। यहाँ पे कुल मिला के कुछ 70-75 बच्चों ने एग्जाम दिया है हिस्ट्री के लिए, तो बहुत कम स्कोर्स है बच्चों के, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं अपनी बात पे अभी भी मतलब मैं उसके ऊपर आई एम नॉट गोइंग बैक ऑन व्हाट आई सेड, द सेकेंड एग्जामिनेशन वॉज एक्चुअली ईजियर, ठीक है। अब बच्चों के स्कोर कम आए हैं हिस्ट्री में, ये तो बात तय है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन जी हाँ, ये दूसरी बात है जहां पे मैं अभी भी पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब देखिए, पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी यहां पे एस्टेब्लिश कर दी गई है एनटीए के द्वारा, तो बच्चों को भी अब नाराज रहने का कुछ ज्यादा ये नहीं बनता है ना। तो रीस्केड्यूल्ड एग्जामिनेशन पेपर्स दे वर इक्विवेलेंट इन डिफिकल्टी लेवल, ऐसा एनटीए का मानना है, मैं नहीं मान रहा हूं। लेकिन फिर भी चलिए, मार्क्स देख के तो यही पता चलता है कि हाँ भाई, जिन बच्चों ने री एग्जामिनेशन दिया है उनके कोई मतलब छप्पड़ फाड़ मार्क्स आए हैं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उनके भी एकदम जनरल मार्क्स आए हैं। ऑल दीज मार्क्स दे आर एक्चुअली they fall within the normal distribution of scores observed in the respective subjects and does not indicate any unusual or disproportionate advantage। तो जी हाँ, ये बात हमें मान लेनी चाहिए कि कोई भी डिस्प्रोपोर्शनेट एडवांटेज दूसरी बार एग्जाम देने वाले बच्चों को यहां पे नहीं मिला है। और ये मैं किस बिना पे कह रहा हूं, अब देखिए यहां से आगे जो है ये नोटिस खत्म हो जाती है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अब यहां से आगे बात होगी। मैं हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हुए, क्योंकि मैं हिस्ट्री का आपका एजुकेटर हूं, हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेते हुए मैं आपके सामने डेटा रखूंगा और हमें ये बातें मानने में बिल्कुल भी फिर हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे देखिए, जब 13 तारीख को एग्जाम हुआ था हिस्ट्री का, तब हमारा जो टॉपर था वो 281 मार्क्स का था आउट ऑफ 300। आप देख सकते हैं यहां पे इन्होंने 281 से लेके लगभग 108 बच्चों के मार्क्स दिए हैं जो 200 की टोटल तक जाते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पे 281 से फिर सेकंड टॉपर 275, 265, 246 ऐसे करते 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 हम लोग फाइनली 200 मार्क्स के ऊपर पहुंच जाते हैं। और ये जो 200 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो 108 बच्चों ने, मतलब 200 एंड अबव जो मार्क्स हैं सीईटी पीजी मेन एग्जामिनेशन जो 13 मार्च को हुआ था, 108 बच्चों ने 200 या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर करे हैं, ठीक है। ये मेन एग्जामिनेशन की बात हो गई। अगर हम बात करते हैं री एग्जामिनेशन की, जो 29 मार्च को हुआ था हिस्ट्री का पेपर, तो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि यहां पे बात जो है अब बदल जाती है। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिएगा, हिस्ट्री का जो री एग्जामिनेशन हुआ था 29 मार्च 2026 को हुआ था, थर्ड शिफ्ट में हुआ था, 300 मार्क का ही पेपर था। बच्चों के यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है, मार्क्स ऑब्टेन्ड दे फॉल विद इन द नॉर्मल रेंज, इन फैक्ट दे एक्चुअली फॉल मच बिलो द नॉर्मल रेंज फॉर हिस्ट्री। 85 का टॉपर है, जिन 70-75 बच्चों ने ये एग्जाम दिया था उनमें 85 का टॉपर है, 85 मार्क्स दो बच्चों को मिले हैं डायरेक्टली। देन द थर्ड पर्सन, द थर्ड
person who has scored highest mark in the re-examination, he or she has scored only 75. ऐसे ही अगर आप नीचे चले जाओगे आपको यहां तक दिख जाएगा कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग में भी मतलब कुछ बच्चे चले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव में भी पहुंच चुके हैं, -30, -13, -10, -5, -1। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि कोई अनड्यू एडवांटेज, कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं मिला है। एनटीए ने जो कहा था कि इन बच्चों की एग्जाम मिस आउट हो चुकी थी, जो कि ऐसे कुछ कारणों की वजह से थी जहां पे इनका कोई बस नहीं चल रहा था, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो गया, सिक्योरिटी रीजंस हो गए, जिसकी वजह से तुरा, मेघालय और इंटरनेशनल सेंटर्स के ऊपर कुछ बच्चे अपना एग्जाम नहीं दे पाए थे, जिसकी वजह से फिर से एक बार एग्जाम लिया गया था। और इसमें बच्चों ने कोई मतलब बहुत ही ज्यादा उनको अनड्यू एडवांटेज, अनफेयर एडवांटेज मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्प्रपोर्शनेट एडवांटेज बिल्कुल नहीं मिला है। द स्कोर्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव रिटन द एग्जाम्स ऑन 29th and 30th, they actually fall within the normal range of the marks। तो ऐसे में एनटीए का मैं बहुत ज्यादा आभारी हूं कि उन्होंने ये ट्रांसपेरेंसी लाई। केवल दो बातें हैं। पहली बात कि अगर इस प्रकार से री एग्जामिनेशन हो रहा है तो उसकी पब्लिक नोटिस जारी कर देनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई थी। खैर, लेकिन अब बैकलैश के बाद एनटीए ने सही कदम उठाए हैं और इसके लिए हम बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एनटीए का। और दूसरा कि जो कहा जा रहा है कि नहीं पेपर जो है सिमिलर इन डिफिकल्टी लेवल है, इसके मामले में ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बहुत सारे बच्चों का भी ये अभी भी पर्सनल ओपिनियन है कि दूसरी बार जब एग्जाम हुआ था हिस्ट्री का, उसका पेपर थोड़ा आसान था। ठीक है, तो हिस्ट्री के लिए मैं कह रहा हूं, या फिर मैंने बाकी के सब्जेक्ट्स का भी थोड़ा सा आई वांटेड टू गो थ्रू, तो मैंने देखा कि नहीं यार, मतलब नॉर्मल रेंज में ही स्कोर्स फॉल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ मतलब ये नहीं है। आप देख सकते हैं दूसरे विषयों का भी, है ना, साइकोलॉजी में भी 175 वगैरह ही है हाईएस्ट मार्क्स। ये हिस्ट्री की मैंने अभी आपको बता दिए 85 वगैरह, है ना। अगर हम लोग बात करते हैं कॉमर्स की भी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ खास ऐसा है नहीं हुआ है। देखिए कॉमर्स का 109 का हाईएस्ट है ना। पॉलिटिकल साइंस का भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, वहाँ पे तो काफ़ी हाईएस्ट है ना। यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स के भी मार्क्स हैं, तो इकोनॉमिक्स में भी हम लोग समझ पा रहे हैं कि भाई साहब इतना कुछ खास मतलब स्कोर किया नहीं है बच्चों ने, है ना। सेकेंड एग्जामिनेशन जब उनके पास ये हुआ था, तो इकोनॉमिक्स में देखो 148 का हाईएस्ट है। लेकिन मैं खुद जानता हूँ, मतलब प्रिंस सर यहाँ पे CET PG वाला पे पढ़ाते हैं, उनके बच्चे आराम से मतलब 200 क्रॉस कर गए हैं सब, है ना। तो ऐसा कुछ खास डिसप्रपोर्शनेट एडवांटेज वगैरह ऐसा मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बच्चों कोई स्कैम नहीं है, कुछ नहीं है। इस ओनली दैट कि सारे स्टेक होल्डर्स को टाइम पे बताना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। लेकिन खैर, मेरे ख्याल से एनटीए अब अगली बार से जब कभी भी ऐसा कुछ हो, तब सबसे पहले पब्लिक नोटिस जारी करके सबको बता देगा, राइट। सो बच्चों, आई थिंक दिस सेटल्स द एंटायर डबल एग्जामिनेशन वाला जो कंट्रोवर्सी है, एंड आई होप नाउ दैट वी हैव गॉटन ऑल द इम्पॉर्टेंट आंसर्स। Now we all will again start focusing on our counseling process। मैं सारे बच्चों से यहाँ पे निवेदन करना चाहूँगा कि अब यहाँ से आगे अपने काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान दें, क्योंकि सब कुछ सेटल हो चुका है। और यस, थैंक यू वेरी मच। दिस इज योगेश लानकर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।